हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी एक लॉकडाउन के दौरान नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा संविधान। आज से हम लोगों के संविधान की कंटिन्यू क्लासें चलती रहेंगी और यह क्लास हम लोग पूरे संविधान को पढ़ करके ही समाप्त करेंगे। चूँकि बात आती है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरा कंप्लीट संविधान पढ़ेंगे। संविधान का कोई मैटर छोड़ेंगे नहीं और स्टेट लेवल तक की जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। चूँकि आज पहली क्लास है तो पहली क्लास यानी संविधान हमारा जीरो से जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से हम लोग संविधान स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट संविधान पूरा संविधान कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 30 से 32 घंटे की आपकी क्लासेज होंगी, तो 1 घंटे की क्लास मैं आपकी डेली लेता रहूँगा और 1 घंटे आप करके डेली पढ़ते रहिए तो धीरे धीरे आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इस संविधान की उपयोगिता चाहे यूपीपी की परीक्षा हो, यूपीएसआई की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो या वनडे लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सब में बराबर काम आता रहेगा आपको। तो चूँकि उस लेवल को बना करके हम लोग पढ़ेंगे तो संविधान निश्चित रूप से आपको पढ़ने में बेनिफिट होगी। और मुझे लग रहा है कि संविधान को हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो जिनको आ रहा होगा वो भी पढ़ लेंगे और जिनको संविधान नहीं आ रहा होगा वो भी पढ़ लेंगे। तो इसलिए जीरो लेवल से ही क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। अब उसके पहले चूँकि अभी हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है कि ये जो GSY मनोज कुशवाहा यूट्यूब चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट आता है अपना लिख करके भेजिए, उसका रिप्लाई आपको देंगे हम। और 2-3 क्लासें हो जाएंगी तो एक डाउट क्लास भी आपकी ले लेंगे। तो डाउट क्लास में जितने भी आप लोगों के डाउट कमेंट सेक्शन के द्वारा आएंगे सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग यहाँ से संविधान की क्लास अपनी स्टार्ट कर देते हैं। चूँकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो मैं एक बार आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि हम आपको पूरा कंप्लीट संविधान पढ़ाएंगे। लेकिन चूँकि संविधान की स्टार्टिंग जहाँ से होती है वहाँ से हम लोग करेंगे और वहाँ से ही नहीं करेंगे बल्कि अपने संविधान की स्टार्टिंग जीरो लेवल से करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यही आता है कि जब हम किसी विषय को स्टार्ट करते हैं तो उस विषय का एक अपना परिचय होता है, वह परिचय हमको मिलना चाहिए। हम लोग जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का नाम है संविधान। तो सबसे पहले तो हमको यही क्लियर होना चाहिए कि संविधान का मतलब क्या होता है। तो आप जानते हैं संविधान नियमों और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है। जैसे इस चीज़ को अगर व्यवहारिक रूप से मैं समझाऊं तो अगर किसी कार्य को ध्यान में रख करके हम कोई नियम बनाएं, यदि किसी कार्य को ध्यान में रख करके कोई नियम बनाएं और उसी नियम को किसी पुस्तक या दस्तावेज में लिख दें तो वह दस्तावेज उस कार्य के लिए किसका काम करेगा? संविधान का काम करेगा। ये किताबी परिभाषा नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैं व्यवहारिक रूप से बता रहा हूँ। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई नियम फॉलो करते हैं, बिना किसी नियम के हम कोई कार्य नहीं करते। तो जहाँ कहीं भी नियम कानून की बात आती है निश्चित रूप से वह किसका कार्य है या किसका काम कर रहा है? तो संविधान का। वो किसका कॉन्सेप्ट है? तो संविधान का कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर किस प्रकार से नियम कानून की बात आती है तो थोड़ा सा व्यवहारिक होकर के और समझ लीजिए ताकि सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा संविधान लिखित नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप अपने किसी कार्य को करते हैं। तो क्या यह संविधान केवल भारत के संदर्भ में है? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक स्थान पर संविधान होता है। जैसे हम अपने स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो एक नियम के तहत जाते हैं। कितने बजे स्कूल खुलेगा, कितनी घंटियां चलेंगी, कब लंच होगा, कितने बजे हमारा विद्यालय बंद होगा, ये क्या है? एक नियम है। यह नियम है तो यह नियम कॉलेज के किसी ना किसी रजिस्टर में लिखा होगा। इसका मतलब वह रजिस्टर आपके क्लास के लिए, आपके स्कूल के लिए किसका काम कर रहा है? संविधान का। तो ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, व्यवहारिक रूप से 1-2 बातें बता दिए जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि संविधान कहते किसको हैं। अब बात आती है कि हम संविधान तो हमने समझ लिया कि किसको कहेंगे। अब बात आती है कि संविधान को हमें कहाँ का पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि जब हम अपने छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए नियम बनाते हैं, बिना नियम के कोई कार्य नहीं करते, तो क्या इतना बड़ा भारत देश
क्या बिना किसी नियम के चलता होगा? बिल्कुल नहीं। भारत देश को चलाने के लिए भी हमने कुछ नियम बनाए हैं और उस नियम को एक दस्तावेज में संकलित किया है। वही दस्तावेज कहलाता है भारत का संविधान। अर्थात हमको पढ़ना किसको है? भारत के संविधान को। अब बात आती है कि भारत का संविधान स्टार्ट कहाँ से होता है। तो भारत का संविधान आप जानते हैं कि संविधान एक दिन में, वैसे तो हमारा संविधान आज़ादी के समय भारतीयों ने बनाया, लेकिन क्या हमारा संविधान एक दिन में बन गया होगा? बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान को एकाएक बना दिया गया होगा? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ ना कुछ कारण होंगे जिसके कारण हमको अपना संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो बात आती है कि संविधान का कॉन्सेप्ट भारत में आया कहाँ से। तो आप जानते होंगे कि भारत में संविधान का कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों के आने से भारत में संविधान की स्टार्टिंग हुई। लेकिन क्या अंग्रेजों ने भारत में एक दिन में संविधान बना दिया होगा? नहीं। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में संविधान का विकास किया। तो हम अपने संविधान को पहले, भारत का जो संविधान है उस संविधान को तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले 1-2 घंटे की क्लासें पढ़ेंगे संविधान के संदर्भ में, जिसका मतलब होगा कि हम भारत के संविधान को न पढ़ करके भारत के संविधान का जो इतिहास है पहले 1-2 घंटे उसको पढ़ेंगे। उसके बाद भारत का संविधान स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भारत का संविधान क्यों और किन परिस्थितियों में बनाया गया। तो थोड़ी सी कहानियाँ स्टार्ट करते हैं 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी की ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले हम अपने संविधान के इतिहास के संदर्भ में थोड़ा सा इन चीज़ों को समझेंगे। बात है 1600 ईस्वी की। ब्रिटेन में एक बनाई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य था, यह कंपनी भारत और भारतीयों के साथ व्यापार करेगी, अर्थात पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा। 1600 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि यह कंपनी भारत और भारतीयों तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का काम करेगी। यह कंपनी बन गई। कंपनी बनने के बाद भारत में आती है, भारत में अपने आप को स्थापित करती है और स्थापित करते हुए भारत और भारतीयों के साथ व्यापार करने लगती है। कंपनी अगले 150 वर्षों में भारत में व्यापार करते करते अपने आप को इतना मजबूत बना लेती है, अपने आप को इतना मजबूत बना लेती है कि धीरे धीरे पूरे भारत के व्यापारिक क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार हो जाता है। और जब भारत के पूरे व्यापारिक क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार हो गया तो कंपनी के लोगों को आवश्यकता महसूस हुई, यानी कंपनी के लोगों ने अब भारत की राजनीति में रुचि लेना शुरू किया। मैंने कहा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। स्थापित होने के बाद भारत में आती है, व्यापार करती है, और व्यापार करते करते अगले 150 वर्षों में ये लोग अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि धीरे धीरे भारत के पूरे व्यापारिक क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और जब भारत के व्यापारिक क्षेत्र पर इनका अधिकार हो गया तो इसके बाद इन लोगों ने भारत के राजनीति में रुचि लेना शुरू किया। जब भारत की राजनीति में रुचि लेना शुरू किया तो इन्होंने भारतीय राजाओं के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। चूँकि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मजबूत थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा मजबूत थी बंगाल में। इसका मतलब अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप का सर्वाधिक शिकार होगा बंगाल का शासक। तो अंग्रेज़ों ने जब भारतीयों को परेशान करना शुरू किया तो बंगाल का शासक अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से सर्वाधिक परेशान हुआ। धीरे धीरे जब बंगाल के शासक को इन लोगों ने ज़्यादा परेशान करना शुरू किया तो बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला। उसने सोचा क्यों न एक बार अंग्रेज़ों का सामना कर लिया जाए, और इस तरीके से भारत में एक युद्ध की भूमिका बन गई जिसको कहा जाता है 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध। इस 1757 के प्लासी के युद्ध में, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ये चीज़ें चूँकि हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री में देखा जाएगा, यहाँ पर नहीं, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री से ही जुड़ करके हमारा ये संविधान आ रहा है तो इन चीज़ों को थोड़ा, चूँकि अभी हम लोग इतिहास समझ रहे हैं, इतिहास समझ रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आएंगी। तो बंगाल का शासक है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने सोचा क्यों न एक बार अंग्रेज़ों का सामना कर लिया जाए, और इस तरीके से भारत में एक युद्ध की भूमिका बन गई जिसका नाम था 1757 का प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज़ों की सेना और दूसरी तरफ भारतीयों की, अर्थात बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। इस प्लासी के युद्ध में
अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। अब आप जानते हैं कि जीतने वाला श्रेष्ठ होगा। अब यहीं से जैसे ही प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद अंग्रेज बंगाल में आ जाते हैं किंग मेकर की भूमिका में। इसका मतलब अब बंगाल में कौन शासक बनेगा, किसको गद्दी पर बैठाना है, किसको हटाना है, अब यह पूरी तरह से किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के। चूंकि अंग्रेजों के कुछ व्यक्तियों ने सलाह दिया कि क्यों ना हम लोग खुद गद्दी संभालें, तो फिर अंग्रेजों को लगा कि अगर भारत की गद्दी ये खुद संभालते हैं तो पहली चीज़ तो उनकी लैंग्वेज अलग है, भारतीय उसको समझ नहीं पाएंगे। दूसरी समस्या, भारतीय जनता अभी भारत के शासकों के कार्यकाल को देखी थी, उनके काल को देखी थी, तो अंग्रेजों ने सोचा पता नहीं ये हमें डायरेक्ट स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। इसलिए अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद निर्धारित किया कि हम अपना प्रतिनिधि यहाँ पर बैठाते रहेंगे। यानी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की सत्ता पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई अंग्रेजों के, बस भारतीय को गद्दी पर बैठाते रहे। तो इस प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार गया, तो सिराजुद्दौला के हारने के बाद इसी सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का शासक बना दिया। मीर जाफर जैसे ही बंगाल का शासक बनता है, शासक बनने के बाद इसने अंग्रेजों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर दी। बहुत सारी सुविधाएं क्या थी? अंग्रेजों को मीर जाफर ने 3 करोड़ रुपए नगद दे दिया। आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में लगातार युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके पास सेना पहले से थी। 3 करोड़ रुपया नगद पाया तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया। इसके बाद अंग्रेजों को अपना सिक्का बंगाल में चलाने की अनुमति दे दी, कलकत्ता में किला बनाने की अनुमति दे दी और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में कुछ जमींदारी दे दी। और जब अंग्रेजों को इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त हुई तो पैरलर में एक सल्तनत तो हमने स्वयं खड़ी कर ली। इसके बाद चूंकि मीर जाफर शासक बन गया है, तो शासक बनने के बाद मीर जाफर यहाँ की गद्दी संभाल रहा, बहुत सारी सुविधाएं अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेज उन सुविधाओं से स्वयं संगठित हो रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। 1-2 साल बीता। 1-2 साल बीतने के बाद अंग्रेजों ने अपनी डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी। मीर जाफर से अंग्रेजों ने फिर से डिमांड किया कि जो पैसे तुमने दिए थे वो पैसे हमारे खर्च हो गए, अब हमको और पैसा दो जिससे हमारा खर्च चल सके। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के अनावश्यक डिमांड से मीर जाफर परेशान हो गया। जो मीर जाफर अंग्रेजों के सहयोग से शासक बना था वो परेशान हो गया। तो जब परेशान हुआ तो उसने ये कहते हुए अपनी गद्दी छोड़ दी कि मेरे बाद मीर कासिम को शासक बना दिया जाए। और इस तरीके से अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाया और उसको गद्दी से हटाने के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब तक के शासकों में मीर कासिम एक सबसे ज़्यादा स्वाभिमानी शासक है। उसने शासक बनने के बाद निर्धारित किया कि अंग्रेज़ों को थोड़ा भी लिफ्ट नहीं देना है। तो ये चीज़ें तो बाद में संभव थी, शुरू में नहीं। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो लिफ्ट नहीं दे रहा है और मीर कासिम उनको लिफ्ट देना भी नहीं चाहता था। लेकिन ये चीज़ें शुरू में संभव नहीं थी। जब वो अपने आप को मजबूत कर लेता तब अंग्रेज़ों को लिफ्ट नहीं देता। शुरू में ये करना संभव नहीं था। तो मीर कासिम ने डिसाइड किया कि मैं अपनी राजधानी कलकत्ता से हटा करके मुंगेर बिहार कर लूँगा। और यही कार्य उसने किया, अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया। लेकिन राजधानी के स्थानांतरित होने के बाद भी अंग्रेज़ों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और जब अंग्रेज़ों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो मीर कासिम सोचा कि क्यों न एक बार अंग्रेज़ों का फिर से सामना कर लिया जाए और इस तरीके से देखा जाएगा जो चीज़ें होंगी। और भारत में एक और युद्ध की भूमिका बन गई जिसको कहा जाता है 1764 का बक्सर का युद्ध। इसको कहा जाता है 1764 का बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ भारत की संयुक्त सेना है। अब भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। एक बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 3 लोगों को मिला करके भारत की एक संयुक्त सेना बनी। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये युद्ध तो मीर कासिम ने ठाना था, तो बाकी सारे लोग क्यों शामिल हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के हर भारतीय राजाओं के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू किया था, तो अलग अलग सारे लोग परेशान थे, इसीलिए ये लोग संगठित हो गए। तो 3 लोगों को मिला करके भारत की एक संयुक्त सेना बनी और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना। ध्यान दीजिएगा, ये निर्णायक युद्ध है, ये भारत के इतिहास को लिखेगा। यहाँ से भारत का भाग्य निर्धारित होने जा रहा है। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब जरा सा आप सोचिए कि जब भारत के 3 मजबूत शासक एक साथ मिल करके अंग्रेज़ों से पराजित हो गए
तो क्या अब कोई अंग्रेजों का सामना करने की स्थिति में है क्या? नहीं। और तीनों न सिर्फ एक साथ पराजित हुए हैं, न सिर्फ पराजित हुए हैं बल्कि तीनों एक साथ पराजित हो गए हैं। इसका मतलब अब अंग्रेजों का सामना करने की स्थिति में कोई नहीं है। तो जैसे ही इस बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों ने जीता, इसके बाद अंग्रेजों ने निर्धारित किया कि अब भारत की गद्दी पर किसी भारतीय को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि भारतीयों को बैठाएंगे तो रोज नया नया षड्यंत्र होता रहेगा और भारत की सत्ता हम स्वयं संभालेंगे। और इस 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज भारत की सत्ता में आ जाते हैं। भारत की सत्ता से हमारा तात्पर्य है बंगाल की सत्ता में आ जाते हैं। तो अंग्रेजों ने जब बंगाल की गद्दी संभाल ली तो आप जानते हैं कि उन्होंने यहाँ की गद्दी को संभालने के बाद अपने शासन को चलाने के लिए उसी पद्धति का अनुसरण किया जो पद्धति उस समय ब्रिटेन में काम कर रही थी। तो ब्रिटेन में कौन सी पद्धति काम कर रही थी? ब्रिटेन में जो पद्धति काम कर रही थी इसको कहा जाता है लोकतंत्र। और अभी तक भारत में जो पद्धति काम कर रही थी इस पद्धति को कहा जाता है राजतंत्र। थोड़ा सा लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर जान लीजिए। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासक चुनने का अधिकार जनता के पास हो। लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासक चुनने का अधिकार जनता के पास हो। तो भारत में अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। अभी तक भारत में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां का शासक वंश परंपरा से आता हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक भारत में राजाओं का शासन था। अभी तक भारत में राजाओं का शासन था। राजाओं के शासन में शासक हमेशा वंश परंपरा से आते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई शासक है, अब वो नहीं रहेगा तो उसका पुत्र शासक बनेगा, वो नहीं रहेगा तो उसका पुत्र शासक बनेगा, वो नहीं रहेगा तो उसका पुत्र शासक बनेगा, और यही व्यवस्था चलती जाएगी। इसी व्यवस्था को कहा जाता है राजतंत्र। तो अभी तक भारत में यह व्यवस्था काम कर रही थी। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों ने गद्दी संभाला तो उन्होंने इस पद्धति को शुरू किया और इसी पद्धति की व्यवस्था होती है संविधान। इसका मतलब आप अपने शासन को चलाने के लिए जो भी व्यवस्था बनाएंगे वह व्यवस्था एक लिखित दस्तावेज के रूप में होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट आता है? संविधान का। जब आप अपने नियम को लिखित रूप से बनाएंगे तो यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा? संविधान का। अभी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, संविधान 2 घंटे के बाद स्टार्ट होगा, पहले 2 घंटे हिस्ट्री आप समझिए। तो भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू कर दिया और इसी लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, इसी लोकतंत्र की व्यवस्था है कि आप अपने शासन को चलाने के लिए जो भी नियम बनाएंगे वह नियम लिखित रूप से होना चाहिए। अर्थात संविधान का कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है। अब जरा सा आप समझिएगा कि चूंकि अंग्रेजों ने 1765 से लेकर के आगे तक भारत की व्यवस्था को संभाल लिया है, तो क्या जिस दिन इन्होंने गद्दी संभाला उसी दिन भारत में संविधान बन जाएगा क्या? उसी दिन नियम बन जाएगा क्या? नहीं। तो अंग्रेजों को पहला नियम बनाने में 6-7 साल लगे और अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहला अधिनियम बनाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेजों द्वारा भारत में जो पहला अधिनियम बनाया गया इसको कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूँ, अधिनियम। जरा सा इसको समझते रहिएगा क्योंकि मैं बार बार इसका नाम लूँगा। अधिनियम का मतलब क्या होता है? अधिनियम का मतलब होता है नियम। अधिनियम का मतलब होता है नियम। अधिनियम का मतलब होता है कानून। जब किसी नियम या कानून को आप बनाते हैं तो संविधान की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? अधिनियम। चूंकि अंग्रेजों ने जब भारत की गद्दी संभाल ली तो पहला नियम इन्होंने कब बनाया? 1773 में। तो मैं बार बार अधिनियम शब्द का नाम लूँगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अधिनियम का मतलब क्या होता है। चूँकि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता संभालने के 6-7 साल बाद पहला अधिनियम बनाया था 1773 में, जिसको कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ तक तो रही थोड़ी सी कहानी, लेकिन अब इसी मैटर को नोट करना है। तो चलिए नोट करते चलिए, मैं बोल रहा हूँ।